नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से एक दिन पहले धांधली के आरोपों से सियासी माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि रोहतास जिले के सासाराम में प्रशासन ने एक मतगणना केंद्र पर गुपचुप तरीके से ईवीएम लदी गाड़ी पहुंचाई। मामले के सामने आने पर वहां तनाव बढ़ गया और कार्यकर्ताओं ने वज्रगृह केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा कि कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। आरजेडी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण और सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है। वहीं रोहतास की डीएम उदिता सिंह ने आरोपों को खारिज किया है। रोहतास जिला प्रशासन ने आरजेडी के दावे को गलत बताया है। जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा कि ट्रक में खाली स्टील के बक्से थे, न कि ईवीएम। प्रशासन ने बताया कि सूचना मिलते ही ट्रकों की जांच उम्मीदवारों और समर्थकों की मौजूदगी में की गई और पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाया गया। सभी बक्से खाली पाए गए। सिंह ने बताया कि ट्रक बुधवार शाम को 7:59 पर मतगणना केंद्र में दाखिल हुआ था और स्ट्रांग रूम से करीब 500 मीटर दूर खड़ा था। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सही से काम कर रहे थे और कोई गड़बड़ी नहीं हुई। डीएम ने लोगों से अफवाहें न फैलाने की अपील की और कहा कि मतगणना से पहले की स्थिति संवेदनशील है। इस बीच जिला प्रशासन की सफाई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी साझा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी सिंह ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की धांधली होने पर जनता में अशांति की चेतावनी दी थी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिंह ने दावा किया कि 2020 के विधानसभा चुनावों में कई आरजेडी उम्मीदवारों को जबरन हराया गया था और अधिकारियों को ऐसी हरकतें दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप उस व्यक्ति को हराते हैं जिसे जनता ने अपना जनादेश दिया है, तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर जो दृश्य आपने देखे, वही बिहार की सड़कों पर भी दिखाई देंगे। लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम पूरी तरह सतर्क हैं और अधिकारियों से जनता की भावनाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का आग्रह करते हैं। सिंह ने यह भी कहा कि आरजेडी गठबंधन को 140 से 160 सीटें मिलने की उम्मीद है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इसे अवांछनीय और भड़काऊ करार दिया और कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। काउंसिल ने पूछा है कि उसने अपनी वेबसाइट पर खत्म हो चुकी मान्यता को वैध क्यों दिखाया और लोगों को भ्रामक जानकारी क्यों दी। नोटिस के मुताबिक विश्वविद्यालय के 2 कॉलेज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की मान्यता कई साल पहले खत्म हो चुकी है, फिर भी वेबसाइट पर उन्हें A ग्रेड मान्यता प्राप्त बताया गया। काउंसिल ने विश्वविद्यालय से 7 सवालों पर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि 7 दिन में सफाई न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही कहा गया है कि वेबसाइट और सभी दस्तावेजों से गलत दावे तुरंत हटाए जाएं। इधर नोटिस जारी होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद हो गई है। यह वही विश्वविद्यालय है जिसके 3 डॉक्टरों के नाम दिल्ली के लाल किले विस्फोट से जुड़े सामने आए थे। हालांकि विश्वविद्यालय ने उन डॉक्टरों से किसी भी संबंध से इनकार किया है और कहा है कि वे सिर्फ अपने पद पर कार्यरत थे। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के मुद्दे पर केंद्र सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार से फौरन ऑल पार्टी मीटिंग कराने की मांग करती है। उनके यानी पीएम मोदी के लिए भूटान प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पवन खेड़ा ने कहा कि 10 नवंबर को जहां हम बैठे हैं, इसके बहुत पास, प्रधानमंत्री के घर के बहुत पास, संसद भवन के बहुत पास, राष्ट्रपति भवन के बहुत पास एक विस्फोट हुआ। मैं इसको विस्फोट कह रहा हूं। आतंकवादी हमला कहने में सरकार ने 48 घंटे लगाए, तो मैं भी थोड़ी देर बाद उस पर आता हूं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री भूटान से लौट कर आए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है और ये घोषणा होती है कि इसको हम आतंकी हमला मान रहे हैं। बता दें कि सोमवार को लाल किले के पास हुए कार धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। भारत सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया है।
बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार 17 नवंबर को आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले में फैसला सुनाएगा। हसीना पर पिछले साल ढाका में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के 5 आरोप हैं। अभियोजकों ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भगौड़ा घोषित किया था, क्योंकि दोनों भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी, जबकि स्थानीय आंकड़ों में 800 से अधिक मौतें बताई गईं। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना को कठोर अपराधी बताते हुए कहा कि वे 1400 मौतों की सजा की हकदार हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई 28 दिनों तक चली और 54 गवाहों ने बयान दिए। फैसले से पहले बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। कई जगह बम धमाके और आगजनी की घटनाओं की खबर सामने आई है, जबकि ढाका में सुरक्षा के लिए सेना तैनात कर दी गई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनाव धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि लगभग 80 लाख वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। एएनआई से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमें 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार करना होगा। मैं एक बात साफ तौर पर कह रहा हूं कि वोट चोरी का इस चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में 80 लाख वोट चोरी हुए। 80 लाख मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया गया। हमने देखा कि चुनाव से पहले कैसे मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म जमा किए जा रहे थे। ऐसे लोगों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म जमा किए जा रहे थे जो चुनाव में थे ही नहीं। इस तरह से ये घोटाला सामने आया है और इसमें ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा शामिल है। इसका चुनाव नतीजों पर जरूर असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले माहौल बेहद गर्म है। मतगणना शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए मामूली बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकता है, जबकि तेजस्वी यादव का महागठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार एनडीए को 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि विपक्ष ने एग्जिट पोल को भ्रामक बताया और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल जमीनी सच्चाई दर्शाते हैं और गठबंधन 160 सीटें पार करेगा। चुनाव आयोग ने 38 जिलों के 46 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं उधर पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 501 किलो लड्डू मंगवाए हैं और एनडीए के खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिहार में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में 66.91% वोटिंग हुई है, जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। यानी पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले 9.62% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब सियासी गलियारों में बहस गर्म है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दावा कर रहे हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग उनके पक्ष में की गई है। सियासी समझ कहती है कि जिन राज्यों में मुकाबला सीधा होता है वहां वोटिंग बढ़ने का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन की संभावना। लेकिन बिहार में छोटे दलों की मौजूदगी की वजह से तस्वीर अभी भी उलझी हुई है। इतिहास भी यही कहता है। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में 5 बार ऐसा हुआ जब वोटिंग बढ़ने के बाद सरकार बदली। 1967 में जन क्रांति दल ने कांग्रेस को हटाया। 1980 में वोटिंग बढ़ी और कांग्रेस लौटी। 1990 में 62% वोटिंग के साथ लालू यादव की सरकार बनी और 2005 में वोटिंग में गिरावट से कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकी। 2005 के बाद से बिहार में वोटिंग लगातार बढ़ रही है। 2010 में 52.73% से 2020 में 57.29% तक बढ़ी, लेकिन इस बार की 66.91% की ऐतिहासिक वोटिंग ने साफ कर दिया है कि जनता ने इस बार पूरे मन से वोटिंग की है और अब नतीजों का इंतजार है कि ये बदलाव किसके पक्ष में जाएगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली के 7 जिला निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित 2024 लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई है। जस्टिस मिनी पुष्करना ने चुनाव आयोग के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया। अदालत वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर के मतदान केंद्रों के अंदर की फुटेज मांगी गई थी। पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे धांधली बताते हुए वोट चोरी से जोड़ा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं
और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। वकील महमूद प्राचा ने अपनी याचिका में चुनाव निकाय को देश भर के डीईओ को चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी। यह भी कहा था कि जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक फुटेज को नष्ट न किया जाए। हालांकि आयोग ने अदालत को बताया कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया डेटा यानी 2024 के लोकसभा चुनावों से संबंधित वीडियो या फिर सीसीटीवी फुटेज अब दिल्ली में डीईओ की कस्टडी में नहीं है और पहले ही नष्ट किया जा चुका है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।